अभिषेक जी, कच्छ कथा प्रकाशित होने की बधाई। आज हम लोग इस पर अभी बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, का परिचय इसमें दिया हुआ है घुमंतु स्वभाव के पत्रकार। और हम लोग आपको पत्रकार के रूप में तो जानते ही हैं, उससे ज्यादा कहीं सामाजिक राजनीतिक मसलों के विश्लेषक के रूप में भी जानते हैं। कच्छ को अपने यात्रा के लिए कैसे चुने या अपनी घुमक्कड़ी के लिए कैसे चुने, क्यों चुने? एक तो संयोग था। संयोग तो ये रहा कि कच्छ हम गए, लेकिन कच्छ पहली बार जाने के पीछे भी दो कारण मेजर थे। पहला कारण तो ये था कि मतलब और पीछे ले जाएंगे थोड़ा सा, और पीछे ले जाने का मतलब हम ले जाएंगे 2001 में। तो 2001 में जब भूकंप आया था, तो हम जहाँ बचपन में जिस जगह पे जिस संस्था में रहे, बनारस में, हमारी माता जी टीचर हैं, तो वो एक संस्था में पढ़ाती थी। और वो संस्था इस तरह की है कि उसमें स्कूल भी है और एक अनाथालय नुमा एक जगह है। अनाथालय भी उसको नहीं कहेंगे, जहाँ पे मतलब बेसहारा बच्चे पाले जाते हैं। ये मतलब कई इसके ब्रांचेज हैं, बनारस में भी एक ब्रांच है। तो हम सन 89 से वहीं रहे और वहीं पले बढ़े, फिर बाहर शहर आए, पढ़े हुए। तो जब भूकंप आया था भुज में, तो भुज में जो बच्चे अनाथ हुए थे, खासकर पूरे कच्छ में अनाथ हुए बेसहारा जो बच्चे थे, उनके लिए भुज में इस संस्था का एक ब्रांच, कैंप तो लगा ही था, फिर ब्रांच बना है। तो हम लोग को तभी मतलब जैसे भुज के भूकंप की स्मृतियां इसलिए अच्छी हैं क्योंकि उस समय ये बात होती थी कि अरे वहां पे लोग जा रहे हैं। अब यहाँ बनारस से जाते थे लोग वहां पे मदद करने, फिर वहां संस्था खुली, उस संस्था में बच्चे आए। कई बच्चे भुज की संस्था से ट्रांसफर होके बनारस भी आए। तो ये 2001 में हुआ। उस वक्त हम मतलब शहर में थे और बीएचयू में रहते थे, हॉस्टल में। लेकिन ये सारी खबरें सब माता जी के थ्रू उनको मिलती थी। तो एक दिमाग में भुज एक जगह के रूप में स्थापित था, वो था कि भुज एक जगह है, लेकिन ये कच्छ के इर्द गिर्द का कोई बहुत आइडिया था नहीं। फिर एक फिल्म आई, अभय देओल की फिल्म थी रोड मूवी, उसका जिक्र है इसमें, लास्ट में जिक्र है। तो रोड मूवी जो है उसमें क्या है कि सतीश कौशिक और अभय देओल चलते जाते हैं कच्छ के रण में ट्रक लेके, और सतीश कौशिक का जो पात्र है उसको मतलब ये पूर्णिमा की रात में लगने वाले मेले की चाह है कि वो मेला हमको दिखे, और मेला उसके दिमाग में चल रहा है, मेला है नहीं कहीं, लेकिन वो इस तरह से दिखाया है कुछ सुरियल टाइप से कि वहां पहुंचते हैं और पूनम की चांदनी में लगा हुआ मेला उनको अंत में दिखता है। और पूरी फिल्म मेले के पहले तक जो है केवल ट्रक के चलते जाने की कहानी है, और बीच में एक आध वो रेगिस्तानी डाकू वाकू जैसे कुछ कैरेक्टर आए हैं उसमें। वो फिल्म हमको दोबारा एक बार फिर स्ट्राइक की कि नहीं, ये जगह तो बहुत दिलचस्प है। और फिर उसके बाद ये शायद 2009 में ये फिल्म आई, और फिर ये कच्छ वाला प्रचार होने लगा जो अमिताभ बच्चन का विज्ञापन आया था, पहला प्रचार गुजरात टूरिज्म का। तो ये सबसे दिमाग में एक छवि तो थी कि इतना जगह घूम लिए, घूम घूम के हर राज्य में जाते हैं, गुजरात भी घूमे, लेकिन कच्छ कभी नहीं गए, गुजरात के कच्छ वाले हिस्से। ऐसे ही अचानक से एक दिन मैं पर देख के तैयारी की, अगले दिन का टिकट उठा के निकल गया। तो संयोग था कि चूंकि मेरा साला वहां पर रहता था साबरमती में, तो उसे टाई अप कर लिए। हमारे दो दोस्त बंबई में थे, उनसे भी टाई अप कर लिए कि तुम लोग गाड़ी लेके आ जाओ, घूमना है। तो उस तरह से एक संयोग से प्लान बन गया। अब घूमने लग गए और पूरा जब देख लिए काम भर का, तब फिर मन लग गया तो जाने लगे। ये तो बाहर की कहानी है, लेकिन जब आप वहां पहुंच गए तो इस किताब को पढ़ते हुए मैंने महसूस किया कि एक सैलानी जैसे जगहों का पर्यटक वो जगह घूमता है, स्मारक देखता है, वहाँ के लैंडस्केप देखता है, लेकिन इस किताब में जो यात्रा आपने की वो सिर्फ जगहों की यात्रा नहीं, बल्कि ये कहना चाहिए कि अतीत की तलाश, इतिहास की तलाश,
संस्कृति की तलाश, संस्कृतियां कैसे बनती हैं या कोई संस्कृति कैसे बनती है, उसके ताने बाने को देखना, खोजना, आप इतनी गहराई तक इसमें गए। और जैसा कि इस किताब के नाम के साथ लिखा हुआ है साझे अतीत, ये कैसे आपके ध्यान में आया? वहाँ जो साझा अतीत आपने देखा, जो काफी दूर से, जैसे धोलावीरा वहाँ पड़ता है और पूरा भारतीय उपमहाद्वीप जहाँ तक हम लोग जानते हैं, तो उसके इतिहास का बहुत सुदूर का अतीत का एक पॉइंट है वो। ये आपने कैसे वहाँ देखा? देखिए ऐसा है ना कि ऐसे ये साझा अतीत क्या है? मतलब मतलब ये कोई ऐसा नहीं है कि कुछ गए और कुछ अचानक नाटकीय साक्षात्कार जैसा हुआ और फिर कुछ, मतलब जिस पृष्ठभूमि से हम लोग आते हैं, खासकर जिस जगह से, मतलब हम बनारस से आते हैं, मूल गाजीपुर मेरा जिला है, बचपन से गाजीपुर को देखते आए हैं, सुनते आए हैं। तमाम बड़े बड़े लोग, मतलब हर तरह के लोग, विनोद राय से लेकर राही मासूम रजा तक, तमाम तरह के लोग निकले उस शहर से, लेकिन उस शहर में कभी दंगा नहीं हुआ आज तक, कभी दंगा नहीं हुआ। और बनारस जहां से हम आते हैं, गाजीपुर से बनारस बहुत बचपन में चले आए। बनारस आज जो भी हो, जैसा भी हो, बनारस अपने मूल में बहुत प्लूरल, बहुलतावादी किस्म का शहर रहा है। इसी शहर में कबीर हुए हैं, यही रैदास हुए हैं, यही शंकराचार्य की हार हुई है मंडन मिश्र से, विमर्श का शहर रहा है, बहस होती रही है, और तरह तरह के किस्म किस्म के लोग रहे हैं, और एक तरह से मेल्टिंग पॉट जिसको बोलते हैं वैसा बनारस रहा है। तो वो जो चीज है ना, वो उस पट्टी का जो गाजीपुर, आजमगढ़, बनारस, उस पट्टी का जो सत्व है, वो सत्व तो रहा है हम लोगों के मतलब मानस में एक तरह से, और वैसे ही देखने की दृष्टि भी विकसित हुई है। और इसीलिए मतलब आज के समय में जबकि एकदम एक रंगा माहौल बनाया जा रहा है, हर चीज एक रंगा है, बहुरंगी चीजों को खत्म किया जा रहा है, तो जहां इंद्रधनुष दिखता है वहां पे आंख अपने आप चमक जाती है। मतलब कोई खोजने की जरूरत नहीं पड़ती कि जाके खोजें कि इसमें क्या है ना, वो पकड़ में आता है। तो स्वाभाविक तौर पर कच्छ में वो चमक पकड़ में आ गई। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ कच्छ में ही, ये मतलब जो साझा संस्कृति जो इसमें लिखा, साझा अतीत, हाँ, तो अतीत तो साझा ही रहा है। मतलब जिस मध्यकाल को यूरोप में अंधेरा युग कहा जाता है, वो मध्यकाल यहाँ का सबसे समृद्ध रहा है। तो उस तरह के समृद्ध युग की विरासत हम लोग को जो मिली, उसको किस तरह डिस्टॉर्ट किया गया है पिछले 20 साल, 40 साल, 50 साल में, वो हम लोग देख रहे हैं लगातार। इसीलिए हमको लगता है, मतलब बार बार ये लगता है, सत्ता किसी की भी रहे, उससे इतर ये लगता है कि पॉलिटिकल से ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल कल्चरल, क्योंकि आज आप सत्ता बदल दीजिए, लेकिन समाज की संस्कृति तो वही है जो बनाई गई है, जो इंजेक्शन दिया गया है, फसल तो वही उगनी है, सत्ता भले बदल जाए। तो वो जो सांस्कृतिक सवाल है, उसके रास्ते राजनीति को साधना जो है, वो कहीं ज्यादा पॉलिटिकली करेक्ट रास्ता है, जो कि आरएसएस करता है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है ना उनका, लेकिन हमारे यहाँ देख लीजिए आप, भाजपा के खिलाफ और जो राजनीतिक पार्टियां हैं, किसके पास सांस्कृतिक मॉडल है, किसका कल्चरल विंग है? बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद तो एक विवादित अवधारणा बनी हुई, लेकिन राष्ट्र और संस्कृति के रिश्ते को जो आपने कक्ष में देखा और जिसका जिक्र आपने इसमें किया है, उसमें से अगर आप कुछ जरूरी चीजें जो आपको लगती हो जिसका यहाँ जिक्र करें, जिसको अपने राष्ट्र की संस्कृति हम आज भी कहना चाहेंगे या उसको लेकर के आगे बढ़ना चाहिए, या उसका आप कुछ बयान करें। अब देखिए, मतलब हमको लगता है कि हिस्ट्री तो ओरल ही होती है, और हमारे यहाँ जो परंपरा रही है ज्ञान की, ज्ञान के आगे बढ़ने की, वो भी श्रुति स्मृति ही रही है, लिखित तो बहुत रहा नहीं है। अंग्रेज आए, अंडकबंड जो भी लिख गए हों, तो ओरल जो हिस्ट्री है, मतलब चाहे कच्छ हो चाहे कहीं भी हो, वो लोक में जो चीजें बसी हुई हैं, वो कैसे कैसे मतलब अलग अलग स्तर पर अलग अलग रंग बदलती हैं, उसका एक जो एनेक्डोट है वो कच्छ में घोड़े के ऊपर बैठा हुआ देवता है। आप जैसे पूरा कच्छ घूमेंगे ना, तो छोटा छोटा जो मंदिर आपको दिखेगा, छोटी छोटी दरगाहें दिखेंगी,
बहुत सड़क किनारे इतना सा कोई बना दिया है। जी, सब में एक कॉमन चीज दिखेगी कि एक घोड़ा है और घोड़े के ऊपर जो है कोई धड़ है, हाँ, सिर नहीं है, या कहीं सिर भी हो सकता है। इस तरह के देवता प्रचुर मात्रा में हैं। अच्छा, उन देवताओं को जो आप पता करने जाएंगे कि ये कौन है, तो कोई उसको एक ही नाम से पीर बोलेगा और कोई एक ही नाम से जो है उसको संत या देवता या भगवान बोलेगा। हिंदू भी पूजा करेंगे उसकी, मुसलमान भी उसकी पूजा करेंगे, है? अब दरगाह में भी है, मंदिर में भी है, सब जगह है। तो अब एक ही आदमी कैसे पीर भी बन जाता है और बाबा भी बन जाता है, हिंदू का भी आराध्य होता है, मुसलमान का भी आराध्य होता है, ये समझने वाली बात है जी। तो अब इसके पीछे जो मतलब ये जो आज की भाषा में कहें तो जो सांप्रदायिक विभाजन है, हाँ 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 तो वो वहाँ गायब हो जाता है उस जगह। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और उसके पीछे का मतलब आप जैसे अब ये संस्कृति, बहुत लोग कहते हैं विद्वान लोग की सुपर स्ट्रक्चर है, सुपर स्ट्रक्चर नहीं है ये आती है आपकी आर्थिक जरूरत से। आर्थिक जरूरत से समाज तो वैसे ही बना है। तो मूलतः पशुपालक समाज था वो, रबारियों का जिक्र है इसमें शुरू से अंत तक। तो पशुपालक समाज जो है उसमें लिखा भी है कि पशुपालक समाज के लिए तो सबसे महत्वपूर्ण हादसा वही हो सकता है कि उसका पशु गायब हो जाए, उसका मवेशी गायब हो जाए। उससे बड़ा हादसा जीवन में क्या होगा उसको। तो आपको जगह जगह कहानियां सुनने को मिलेंगी कि किसी औरत की गाय जो है वो जंगल में भाग गई है। अब वो औरत मुस्लिम भी हो सकती है, हिंदू भी हो सकती है। उसकी गाय भाग गई, मवेशी भाग गए, कुछ भी हो सकता है। और फिर एक जो है बाबा नुमा व्यक्ति या कोई फकीर नुमा व्यक्ति अचानक से जो है उसके गायों को खोजने जाता है जंगल में, और जंगल में डकैतों से उसका सामना होता है और डकैत जो है उसको मार दे। ठीक है, अब ये जो मर गया, तो अगर ये हिंदू बाबा था तब तो ये संत बन गया, और अगर ये मुस्लिम था तब ये पीर बन गया। ठीक है, कहानी एक ही है, पशु की रक्षा कहानी एक ही है। और वो पूरी पॉलिटिकल इकोनॉमी वहां से दिखाई पड़ती है हमको कि कैसे भगवान, पीर, औलिया इस तरह के लोग बनते हैं। तो आम लोगों की रक्षा करना, आम लोगों की आजीविका की रक्षा करना, ये सब चीजें जो है बहुत महीन तरीके से वहां समाज में घुली हुई है और आपको कहीं भी सुनने को मिल जाएगा। मतलब आज भी वो समाज मूलतः पशुपालक मानसिकता का है। हाँ, अभी भी है। और मतलब रास्ते में ऊंट लेके चलते हुए लोग, भेड़ लेके, और आपको पता है ऐसे ऐसे चरवाहों से मुलाकात हुई जो 6-6 महीना से भेड़ लेके घूम रहा है, 6 महीना से घर ही नहीं गया, तो खुश है, उसी में कुल्हाड़ी उड़ाड़ी लेके अपना खुश है, लकड़ी काटते चल रहा है अपना, भेड़ भी खुश है उसके साथ चल रही है। वो ऐसा इधर तो मतलब यूपी बिहार इस तरह के इलाकों में तो नहीं दिखता है। मतलब इस तरह जो लोग बसे हुए लोग वो शायद ऐसे सोच भी नहीं पाए। हाँ। एक रात की घटना बताएं। कच्छ में बन्नी के घास के मैदान है, तो वो बन्नी के घास के मैदान कहते हैं सवाना, जैसे ऑस्ट्रेलिया में तो सवाना जैसे मैदान है, बड़े सुंदर घास है। अब तो खत्म हो गया, सब सोलर पैनल लगा दिया, तो बहुत कम बचा। तो उन मैदानों में हम लोग ऐसे ही चले जा रहे थे, रात में करीब 9-9:30 बजा होगा। तो कुछ चमकता हुआ सड़क किनारे दिखा कि कुछ चमक रहा है या कुछ आकृतियां जैसी, तो गाड़ी रोक दिए। तो पता चला कि सब ऊंट लेके खड़े हैं अपना, वहीं पे ऊंट है, भेड़ भी है, आदमी औरतें सब बैठी हुई हैं अपना रबारी से। तो हम लोग पूछे क्या मामला है, तो बताया कि घास के मैदानों में पानी भर गया है, बारिश का मौसम था, तो हम लोग सड़क पे आ गए। तब क्या दृश्य था वो आपको बताया कि कई किलोमीटर तक आपको सड़क पे मनुष्य और पशु अंधेरे में बैठे चूल्हा जलाए खाना बनाते पानी लाते दिख रहे, 9 बजे 10 बजे। मतलब वो तत्काल बारिश वगैरह की वजह से विस्थापित हो, हाँ विस्थापित होगा, वरना वो उसी घास के मैदान में, वो उनका स्वाभाविक घर है, वहीं चराते हैं। चराते चराते राजस्थान निकल गए, जैसलमेर निकल गए, पता चला महाराष्ट्र निकल गए। तो ये जो पूरा बेल्ट है ना, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात का, यही बेल्ट दरअसल चरवाहों का बेल्ट था। और मतलब ये कई जगह है भी कि ये लोग माइग्रेट करते हुए इधर आते थे और चराते थे। हर तरह के चूंकि लोग थे, हिंदू मुसलमान दोनों थे, तो वो मिक्सचर होता था इन मैदानों में, उनकी संस्कृति मिश्रित होती थी। वो एक दूसरे से बात करते थे, अपनी बातें बताते थे, शादियां होती थी आपस में। तो वो जो कच्छ का जो पूरा हिसाब किताब बना, वो एक रंगीन नहीं रहा। उसमें कई किस्म के भगवान, यक्ष तक मतलब वहां पूजे जाते हैं। हम लोग तो यक्ष को भूल गए हैं। और वहां पे तो भुज के बाहर 20 किलोमीटर आगे
72 यक्षों का एक मंदिर है, हाँ, जख बोतेरा उसमें लिखा है। आप उसमें जाएंगे, ऊंचा ऐसे ऊपर जाके है, उसमें आपको 72 घोड़े ऐसे लाइन से दिखेंगे और वो 72 यक्ष बैठे हुए हैं। यक्ष एक ऐसा मतलब मिथक है जो पूरे कच्छ को जोड़ता है आपस में। और हम लोग का तो संयोग रहा कि हम लोग जंगल के बीच में यक्षिणी को भी पाले, मतलब यक्षिणी मिलती नहीं है आमतौर पे मैं इसके बारे में पूछता आपसे। और साथ में वहाँ जो नाथपंथियों के सेंटर हैं, उत्तर भारत में भी उनका काफी असर है, लेकिन वहाँ जो रूप दिखाई देता है या नाथपंथियों की हिस्ट्री जो बात बताती है, उसको आज हम लोग शायद भूल गए हैं कि वहाँ भी कैसे एक तरह की बहुलता है और कैसे वो धार्मिक दायरों का अतिक्रमण करके एक बड़ा दायरा बनाता है। जो यक्षिणी के बारे में बता रहे वो असल में एक मतलब जैसे ये 1100, 1200, 1300 इस दौर में जब सब उधर से लोग आ रहे थे, इधर से लोग जा रहे थे, सब मिश्रण हो रहा था, तो सिंध, चूंकि वो सिंध का हिस्सा रहा है कच्छ, तो और सिंध सूफियों की धरती रही है, तो शाह इनायत और शाह भिटाई ये सब लोग इधर आते रहे हैं, तो इन लोगों की नाथपंथियों से बहुत पड़ती थी। इसमें कहानी एक है कि कैसे मतलब जैसे खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, पहचान लेता है। उधर से आए जो सूफी थे वो यहाँ पे नाथपंथियों के साथ स्वाभाविक एकता पाए, और शाह भिटाई तो कई साल मतलब जो है नाथपंथियों के साथ रहे, घूमे हैं। और नाथपंथियों की ये जमीन इसलिए रही है क्योंकि शंकर के बाद जो मतलब इनकी परंपरा जाती है, तो शंकर के बाद मच्छिंद्र नाथ, और मच्छिंद्र नाथ के बाद ये धोरम नाथ तीसरे, तो धोरम नाथ की धरती रही है। और धोरम नाथ यहीं पर थान जागीर एक है, भुज से करीब 60-70 किलोमीटर अंदर। तो थान जागीर में एक बड़ा, तो ज्वालामुखी, पुराना ज्वालामुखी था वो, तो उस पहाड़ के ऊपर कहते हैं कि उल्टे सर के बल जो है 12 साल तपस्या, क्योंकि उनको वहां के लोग रोटी वोटी नहीं दिए थे, श्राप व्राप दे दिए थे ऐसा, तो तपस्या किए, फिर श्राप दे दिए, तो बाद में सब इलाका सूख गया, ऐसा कुछ वो सब कहानी है, इसमें मिथक है। तो धोरम नाथ का वो जो मठ था थान जागीर में, वो आज भी है, और उस मठ का पूरा जिक्र है। हम लोग गए वहां, थोड़ा सा भयावह है, डर लगता है, सन्नाटा है, 1-2 उसमें बाबा हैं, 2-4 कुत्ते हैं, और जितने भी नाथपंथी योगी हुए हैं धोरम नाथ के बाद से अब तक, सबको वहाँ मतलब समाधि सबकी है, और वो दिखता है कि ऐसे गेरुआ रंग का लिंग जैसा, जहां जहां समाधि है वहां पूरा घेरे हुए। थोड़ा भयावह है, डरावना है, और कुछ लोगों का अनुभव भी ऐसा रहा है कि रात रात में सब डर के भाग आए। तो 2-4 लोग गए ही भी हैं, अभी गए भी नहीं बहुत लोग, और थोड़ा अंदर है तो मुश्किल होता है। तो एक पहाड़ है, अब पहाड़ के इधर एक गांव है, अराव गांव, रोडवेज बस वहीं तक जाती है, तो आप अगर इधर जाएंगे तो आप वहां पहुंच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो पहाड़ के पीछे की साइड तलहटी में, तो या तो पहाड़ चढ़िए और पहाड़ से उतरिए, वो बहुत लंबा प्रोसेस है। तो इधर से जाएंगे तो गाड़ी लेके फिर आपको खोजते खासते जाना। तो वो जो मठ है, उस मठ के बाहर जंगल में हम लोगों को एक चबूतरे पे एक इतनी बड़ी लगता है मूर्ति दिखी होगी, पूरा सजा धजा मूर्ति, एक हाथ टूटा हुआ मूर्ति का, और सजी धजी एकदम श्रृंगार किया हुआ बढ़िया, हाथ में चक्र, देख के बहुत मतलब ऐसे क्यूरोसिटी तो एक चीज है, आपको एकदम खुले जंगल में एकदम तो सन्नाटा है, वहां कोई नहीं है, आपको एक सजी धजी ताजा मूर्ति मिल जाए श्रृंगार की, तो ऐसे ही डर जाएगा आदमी। तो देख थोड़ा डर गए हम लोग, फिर छूने उन्हें को भी कि छुए कि ना छुए होता है मन में। तो बहुत देखे, फिर फोटो खींचे, उसका फोटो खींच के ले आए यहाँ पे। हमको बहुत समझ में नहीं आया, काफी रिसर्च किए, उसको रिवर्स इमेज में डाल के चेक किए, पूरे इंटरनेट पे कहीं नहीं मिला, इधर उधर खोजे खाजे, नाथपंथी तो पूरा संप्रदाय, कई किताब मंगवा के खोजे कि ऐसी किसी लेडी फिगर का जिक्र है क्या। फिर जो है बनारस में एक आचार्य मृत्युंजय त्रिपाठी, एक बड़े विद्वान, तो हमारे मित्र हैं डॉक्टर लेनिन, तो उनसे हम बोले तो वो बताए, तो आचार्य जी बताए कि ये यक्षिणी की मूर्ति है, और इसको परिसर के बाहर ही रखने की परंपरा है, परिसर के भीतर नहीं रखते हैं, तो परिसर के बाहर ये जो है रक्षा करती है, ऐसा माना जाता है। और आमतौर पे यक्षिणी की पूजा जो है, मतलब यक्षिणी को
त्रिपुर सुंदरी और इस तरह के कई और अलग अलग नामों से कहा गया है। तो ये सब मतलब तंत्र वाला हिस्सा हो जाता है हिंदू धर्म ये में। तो अतीत जैसा हाँ, हुआ, हाँ। जो अभी उसके अवशेष या उसके अंतर्गत हाँ, हाँ। इस किताब में एक दिलचस्प चीज और ये है कि कच्छ में, भुज में कुछ लोगों का आपने जिक्र किया है जो वहाँ की विरासत को बचाने का लगातार प्रयास करते हैं, जैसे भुज आर्काइव का आपने जिक्र किया है। ऐसे लोग जो वहाँ के मिथकों का, किंवदंतियों का, तमाम किस्से कहानियों का जैसे विश्वकोश हो अकेले अकेले, और उनकी काफी वहाँ इज्जत रही है, लेकिन वो बाहरी दुनिया से, मतलब भारत के बाकी हिस्सों से संभवतः लोग उनको उतना नहीं जानते। ऐसे अनाम लोगों, अनाम कहना तो ठीक नहीं है, लेकिन ऐसे कम जाने गए लोगों को जो ज्यादा महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, उनके काम के बारे में। और इसके बाद मैं ये पूछूंगा, मैं अभी इसलिए पूछ लेता हूँ कि याद रहे कि कोई भी चीज स्थिर नहीं है, और एक इतनी अच्छी संस्कृति, एक इतना पुराना सुंदर अतीत कहें अगर, इन सबके रहते वर्तमान में वहाँ जो बदलाव आए, जिसका जिक्र आपने बखूबी इसमें किया है कि 2 भूकंपों ने इसकी तकदीर बदल दी और तस्वीर भी बदल दी, और विस्थापन का भी एक जिक्र है, नए तरह के रिफ्यूजी हो जाने का जिक्र है। तो आप इसके आगे इस पर चर्चा करें। देखिए, बहुत लोग हैं, लेकिन मतलब एक व्यक्ति ऐसे होता ही है कि आजकल संसाधन लोगों को मिल जाते हैं, लोग दाएं बाएं अपना जीवन सुधार लेते हैं, लेकिन एक आदमी है ऐसा जो कि आज भी वैसा ही है जैसे 10 साल पहले था, और शायद वो मरते दम तक रहे। उस्मान अली नौतियार, जिनको हम कच्छ का कबीर इसमें लिखे। उस्मान भाई मूलतः गाइड है, और वही लखपत का किला है, उसमें एक छोटा सा कमरा बनवा पाए हैं, एक सिंगल कमरा, बाकी झोपड़ा जैसा एक है, जिसकी मिट्टी की दीवार थी वो गिर भी गई थी 2016-17 में। तो अब उस घर में कोई रहता नहीं। उस्मान भाई हैं, और बिटिया की शादी हो चुकी है, बच्चे हो गए हैं उसके। तो कुल मिला के उस्मान भाई और उनका बेटा लियाकत, वो रहते हैं वहां पे। साथ में एक घोड़ा भी है, वो घोड़ा मांडवी में घूमता है, थोड़ा बड़ा खर्चा पानी निकलता है उससे। तो उस्मान भाई जो है, उस्मान अली, वो ऐसे शख्स हैं जिनके मुंह से, मतलब वो पढ़े लिखे नहीं है, और केवल लखपत आने वालों को हल्का फुल्का घुमाते हैं, बताते हैं, क्योंकि वहीं कई पीढ़ियों से रह रहे हैं। सरकार द्वारा रजिस्टर्ड गाइड भी वो नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है, ऐसे ही सामान्य जानने वाला आदमी जो दे दिया 10 रुपया 20 रुपया 100 रुपया अपना खर्चा पानी। वो व्यक्ति आपको इसमें जितने अंग्रेज लेखक लिखे हुए हैं, रसब्रुक विलियम्स से लेके और बार्नेस से लेके, जिन्होंने कच्छ के बारे में लिखा, उन सबका नाम और उनकी किताबों में क्या लिखा है वो आपको अंग्रेजी में बताएगा। वो ऐसे व्यक्ति हैं, इतना पढ़े हैं, और वो खुद अखबारों में कच्ची भाषा में लिखते हैं। जिंदगी बीत गई उनकी, बीमार पड़ गए, लेकिन अपना जितना भी ओरल हिस्ट्री का ज्ञान था, संस्कृति का ज्ञान था, अभी भी अपने बेटे को लगातार ट्रांसफर कर रहे हैं। और लेकिन अब आजकल की पीढ़ी का अंतर तो होता ही है। तो उस्मान भाई जब बोलते हैं तो 5 मिनट बोलेंगे तो 10 कहावत बोलेंगे और 3 कहानी सुनाएंगे, इस तरह का। तो हम तो हतप्रभ थे, और अभी भी रहते हैं कि जाते हैं उनके पास और वो बोलना चालू करते हैं तो हम रिकॉर्डर चालू करके बस बैठ जाते हैं कि आराम से सुनेंगे। अभी ये बोल रहे हैं तो बहुत कुछ नहीं पकड़ में आएगा, क्योंकि वो कच्ची मिश्रित हिंदी होती है। तो उस्मान भाई इकलौते आदमी और अपने किस्म के हैं, और दुनिया भर के उनके दोस्त हैं वहाँ, मतलब फेसबुक पे कई अंग्रेज दोस्त हैं उनके। जैसे आपने एक और शख्स का इसमें जिक्र किया जो जहाजों के मॉडल में, हाँ, और इस तरह से वो 5000 साल पुराने इतिहास को यहाँ तक ले आए। हाँ, और दुनिया में अकेले वो ऐसे शख्स हैं जिनको उतने पुराने जहाजों की और तमाम तरह के जहाजों की जानकारी। वो शिव जी बूढ़ा हैं, अब तो 90 पार हो गए हैं। हम उनसे जब मिले थे तो बहुत एक्टिव थे, बोलने में मुश्किल होती है, उनके बेटे उटे संभालते हैं। वो ऐसे व्यक्ति हैं जो 10 साल की उम्र में जिनकी माँ ने जहाज पे भेज दिया था। तो जहाज मैंने, जैसे मांडवी में जो है कोटिया नाम के जहाज बनते थे, बड़े मजबूत जहाज देसी, और वो सब नारियल वारियल लेके जंजीबार से, केनिया से, उधर से चले आते थे। तो सोचिए यहाँ से अफ्रीका आना जाना छोटे छोटे कोटिया में होता था।
तो बता रहे थे शिव जी की 10 साल का था तो मेरी माँ ने मुझे समुद्र में दरिया में ढकेल दिया। तो बोले कि मैं पहली बार नारियल लेके गया और पता नहीं क्या लेके, मसाला लेके गया और नारियल लेके आया 12 साल की उम्र में, जंजीबार से। और मतलब वो एक, जैसे वहां पे क्या है कि समुद्र में एक्सपर्ट लोगों को सागर खेड़ू कहते हैं। तो मतलब वो सागर खेड़ू वास्तव में कोई अगर है तो वही है, समुद्र को जानते हैं एक एक चीज। और अपना जो घर बनवाए हैं वो घर जहाज के शक्ल का बनवाया है। तो ऊपर जब ले आते हैं तो उसमें जहाज का पूरा जो है ऐसे घुमाने वाला और समुद्र का पूरा वो जो तूफान का होता है इंडिकेटर, सब कुछ वैसे ही है घर के ऊपर। और अद्भुत नॉस्टैल्जिक है वो, मतलब समुद्री यात्राओं को लेकर पूरी कहानी सुनाते हैं। आज भी उनका काम मॉडल बनाने का है। सरकार को जब भी कोई INS विक्रम का मॉडल उन्होंने बनाया था, तो नेवी को, सरकार को कोई मॉडल बनाना होता है तो उनको बोलता है, वो मॉडल बनाते हैं। एक से एक मॉडल है, भगत सिंह का जहाज। और कहानियां सुनाते हैं कि कौन से युद्ध में जापान के कौन से जहाज को मार गिराया तो क्या हो गया, तो कैसे हम बच के आ गए। तो बताते हैं कि हमारा जहाज इसलिए बच गया क्योंकि हमारे जहाज पे कच्छ के राजा का झंडा था। तो इस तरह की कहानियां सब। हाँ, और 60-70 साल का उनका अनुभव है, नेहरू जी से लेके इंदिरा तक। तो वो कौन प्रधानमंत्री उनको नहीं जाना या कौन उनको नहीं सम्मानित किया, सब कुछ दिखाते हैं। तो बड़े दिलचस्प लोग हैं, मतलब एक से एक। अब मैं जिसकी चर्चा मैंने पहले की, वहां भी सूरत बदली और जो मिली जुली संस्कृति थी, सिंध और कच्छ का जो भौगोलिक लगाव था वो भी एक भूकंप में चेंज हुआ। उसके बाद जो भूकंप आया उसने और भी तरीके से कच्छ की सूरत बदल दी। और एक बहुत मानीखेज जिक्र इसमें, बिहार वगैरह से भी जो लोग जा करके आगे तरफ काम करते हैं वो अपने ही देश में एक रिफ्यूजी जैसा है, ये अजब तरह के विस्थापन या अलगाव की स्थिति में। ये एक सामान्य सैलानी के नज़र से ये सब चीज़ें शायद मतलब पकड़ना मुश्किल था या नज़र नहीं आ पाती। आपने इस पुस्तक में उन चीज़ों को भी बहुत बारीकी से पकड़ा है। 2 सदी पहले आए भूकंप सिंध और कच्छ को अलग कर दिया, तो वहाँ की एक सूरत एक बार बड़े पैमाने पर सूरत होगी। और हाल में फिर एक भूकंप आया तो उसने भी कच्छ को एक दूसरे तरह से बदल दिया। ये जो बदलाव था ये भी आमूल बदलाव था जिसके बारे में चर्चा बाहर कम हुई और वो बदलाव शायद अभी जारी ही है। तो वहाँ की हजारों साल पुरानी संस्कृति और एक सांस्कृतिक एकता भी दिखती थी, विविधता। इधर जो बदलाव हुआ, इन दोनों के बारे में आपने किताब में बहुत अच्छे से लिखा है। मैं चाहता हूँ कि वो आप उसकी चर्चा करें। देखिए, मोटे तौर पे मतलब इसको ऐसे समझा जाए कि अंग्रेजों के आने के बाद वहाँ चीजें बदलना चालू होती हैं। अंग्रेजों का तब तक मुकम्मल कब्जा नहीं हुआ जब तक कि वहाँ 1819 वाला भूकंप नहीं आया। 1819 का भूकंप आया, 1813 में महामारी फैली, तो जो भी मजबूत मनसबदार या राजा थे सब मर गए और फिर अंग्रेजों का ठीक ठाक कब्जा हो गया वहाँ, है ना। तो पहला वो पड़ाव 1819 का भूकंप, जब लोग आना वहाँ चालू हुए। और कुछ ऐसे अंग्रेज हुए अगले 100-150 साल में जिन्होंने किताब लिखी, मेमोयर्स लिखे, गैजेटियर में वो चीजें आई, इनका रेफरेंस है सब यहाँ। जो सबसे बड़ा मेजर जो बाहर से लोगों का आना हुआ वो आजादी के बाद सिंध के लोग आए। लेकिन सिंध के लोग अपने ही लोग थे जी, कल्चरली अपने ही लोग एक, हाँ कभी एक थे। तो सिंध के लोग गांधी जी से बोले कि भाई इनको वहाँ रहने बसने दीजिए। और फिर गांधी जी ने वहाँ पे आदिपुर के एक बड़े मतलब व्यक्तित्व थे जिन्होंने आदिपुर को बसाया गांधी धाम में, उनसे कह के जमीन वमीन दिलवाई राजा से कह के, और फिर सफाई करवाया। उसमें एक जिक्र है कि वहाँ पे सांप मारने के लिए, एक सांप मारने के लिए कितना पैसा दिया जाता था, इतना सांप हुआ करता था वहाँ। वो पूरा कांडला पोर्ट के पास का इलाका है, हाँ। और वहाँ पे सिंधी पूरी बस्ती बसी। तो देखने में तो लगता है कि वो अपने ही लोग हैं कल्चरली, लेकिन जब आप 20 किलोमीटर दूर अंजार शहर को देखेंगे, और अंजार शहर 1400 साल पुराना है, आज का नहीं। तो आदिपुर जो 70 साल पहले बसा, 60 साल पहले, और 1400 साल पहले जो अंजार शहर जिला बाकायदे है, दोनों में 20 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन सुविधाओं का फासला 200 साल का। अब आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि अपने ही लोग आए
लेकिन अपने ही लोगों ने उसको ऐसा वीआईपी एरिया बना दिया है कि जो मूल कच्छी थे या मूल सिंधी थे वो कट गए। ठीक है, अपने ही जगह में बेगाने। हाँ, अपने ही जगह बेगाने हो गए। इसी तरह अब मान लेते हैं कि गांधीधाम में आदिपुर में रहने वाले जो सिंधी हैं वो मूल है, मान लीजिए 70 साल पुराने। तो कांडला पोर्ट पे जो मजदूर काम करने यूपी बिहार से गया, अब वहां पे आप जाएंगे, जब मजदूर यूनियनों के बोर्ड देखेंगे, कोई यादव, कोई राय, कोई मिश्रा, आपको मूल वहां का सिंधी कच्ची कोई नहीं मिलेगा। सारे ढाबों, पंजाबी ढाबा, खालसा होटल, ये वो सब खुल गया। तो मतलब ये बड़ी मतलब, लेकिन मतलब यहाँ आकर के हाँ। क्या ये कोई सांस्कृतिक सम्मिश्रण वहाँ उसकी प्रक्रिया दिखती है? नहीं, अब नहीं, अलगाव जैसा कुछ? अब नहीं है, अब तो अलगाव है। मतलब जैसे अब लड़के हैं, मान लीजिए जो लड़के वहां पैदा हुए, जिनके माँ बाप एक पीढ़ी पहले आए हैं और वहाँ कांडला पोर्ट पे नौकरी करते हैं, और बिहार का है, गोरखपुर का है, छपरा का है, अब उस लड़का वहां पैदा हो गया तो है कच्छ की धरती है। अधिक से अधिक लोग गुजराती बोलते हैं मैक्सिमम, और बसावट जो है सिंधियों की है। ठीक है, अब वो वहां से निकलना चाह रहा है, तो निकलेगा तो भागेगा अहमदाबाद, वहां पे भी गुजराती है, तो अब वो कहाँ जाएगा? बहुत होगा जयपुर चला जाएगा, बहुत होगा बंबई चला जाएगा। लौट के जब वो छपरा या बिहार या गोरखपुर जाना चाहेगा तो वहां पे उसकी एक्सेप्टेंस नहीं है। तो ऐसे जो जड़ से उखड़ी हुई पीढ़ी है, ये इधर बीच 20-30 साल में पैदा हुई है। और हमको लगता है कि अब इतना ज्यादा स्तरीकरण हो गया है ना, इसको हम लोग समाजशास्त्र में स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं, इतना अधिक हो गया है, खासकर उन जगहों पे जहाँ पे पोर्ट्स हैं, कांडला पोर्ट, मुंद्रा तो अडानी का हो गया। तो ये पोर्ट वाले इलाकों में कि आपको एक आदमी की मल्टीपल आइडेंटिटी दिखेगी, और बड़े अद्भुत तरीके से आपको अलग अलग आइडेंटिटी उसकी दिखेगी, आप तय ही नहीं कर पाएंगे कि वो क्या है। तो वो मल्टीपल आइडेंटिटी से कल्चरल मिश्रण नहीं हुआ है, कल्चरल अलगाव पैदा हुआ है। ठीक है, और ये कल्चरल अलगाव सबसे ज्यादा दुख की बात यह है कि उन मूल लोगों में पैदा हुआ, जो मूल लोग वहीं बन्नी के मैदानों में रहने वाले लोग हजारों साल से रह रहे हैं, चरवाहे हैं, पशुपालक हैं, उनमें कल्चरल लगाव पैदा हो गया। क्योंकि 2001 में निर्णायक रूप से जब भूकंप आया तो इस अलगाव की प्रक्रिया को चलाया गया पैसे की ताकत। मतलब वो समाज जो सूखे से निपटना जानता था, जो भूकंप से निपटना जानता था प्राकृतिक तौर पे, आपको आश्चर्य होगा कि आप अगर कच्छ के गांवों के नाम देखेंगे ना, अधिकतर गांवों के नाम की ध्वनि जो है वो भूकंप के इर्द गिर्द से जुड़ी होगी। हाँ, कोई धरती से जुड़ा है, कोई डोलने से जुड़ा है, इस तरह से नाम है। तो भूकंप उनके जीवन का अपना हिस्सा था, अनिवार्य। एक साल में 70 से 80 भूकंप, 100 भूकंप आता है वहां, हल्का फुल्का छोटा बड़ा। तो भूकंप हो गया, सूखा हो गया, पानी से जुड़ी हुई चीजें हो गई, ये सब प्राकृतिक प्रबंधन उनका अपना सामाजिक था। लेकिन अब पिछले 20 साल में जो पैसा आया, उस चक्कर में वो भूल गए कि कैसे वो अपनी फूड सेफ्टी और वाटर सिक्योरिटी और इन चीजों को रखते थे मिलके सामूहिक तरीके से। अब वो तरीके भूल चुके हैं, और जो पैसा आया है उस पैसे के चक्कर में जो है पीढ़ी बदल रही है, कल्चर बदल रहा है, अलगाव में पड़ रहा है। तो अभी अगर इसको हम डेवलपमेंट कहें कि कच्छ डेवलप हुआ है, तो इस डेवलपमेंट के बाद जो क्राइसिस आएगा, उस क्राइसिस से कच्छ के लोग नहीं निपट पाएंगे, क्योंकि उनका वो जो परंपरागत ज्ञान था ना, वो जा चुका है। ये बहुत बड़ी समस्या है। ये सारी कहानी में अगर नमक की बात न हो तो कहानी अधूरी ही रहेगी। कच्छ के नमक मजदूरों के बारे में भी आपने इसमें और एक बड़ी मार्मिक बात लिखी है कि सिर्फ सोने की जो जगह है उसके ऊपर एक टाट बोरे की छत होती है, बाकी सारी दुनिया उनकी उस खुले मैदान में है। उनके बारे में नमक के मजदूर बहुत मतलब बहुत हम सब उनका नमक खाते हैं। हाँ, हम सब खाते हैं नमक, लेकिन उनकी जिंदगी बहुत दयनीय है, बहुत दयनीय है। 24 घंटा हाथ पैर नमक में, आप समझिए क्या गल जाए, क्या बच्चों का चेहरा और उनकी स्किन देख लीजिए तो आपको देख के तरस आएगा। सूखी हवा चल रही है नमक के ऊपर तो कैसा चेहरा होगा। और 6 महीना काम कर रहे हैं, फिर जब पानी आ जा रहा है तो 6 महीना भाग के गांव में आ जा रहे हैं, फिर 6 महीना जा रहे हैं।
और वो खुला मैदान है, वहां पे ना नेटवर्क है, ना बिजली है, ना कुछ है। अब तो सोलर पैनल वहां पे लगा रहे हैं कुछ आरएसएस वाले, सेवा भारती वाले कुछ लगाते हैं पैनल। तो स्थिति बहुत दयनीय है, बहुत खराब है। और नई पीढ़ी जो है नमक मजदूरों की, खासकर ये 15 से 25-30, ये नमक मजदूरी से निकल रहे हैं बाहर, अब बाहर बेलदारी कर रहे हैं। पुराने लोग खत्म हो रहे हैं, बचे नहीं है। बड़ी मजबूरी में जो है, जिसका ठीक ठाक 2-4 कुआं है, वो पैसा बन जा रहा है, वही वहां काम कर रहा है, वरना लोग भाग रहे हैं। हमारी कहानी का जो सेंट्रल पात्र है लालजी जी, वो छोड़ चुका है नमक मजदूरी। उसके पिताजी मर गए, फिर वो छोड़ दिया और चला आया, अब वो मजदूरी करता है। और उन्हीं जगहों पे मजदूरी करता है जिन जगहों ने उनको सांस्कृतिक अलगाव में डाला है। वही स्वामी नारायण मंदिर नौकरी देता है। तो अजीब विडंबना है ना। और अब इसलिए हम नमक की कहानी क्या बोले, वो खुद जाके देखने लायक है। लेकिन एक बात हम जरूर कहेंगे, जो हमको एक बड़े बुजुर्ग आदमी बताए थे। एक शकूर मियाँ थे, रात में 11-12 बजे हम लोग कहीं बैठे थे, पाकिस्तान बॉर्डर पे बैठे थे ढाबे के बाहर, और बैठ के जो है अपना चाय वाय कुछ पी रहे थे। तो वो बताए कि यहाँ कौन आता है, यहाँ तो कोई नहीं आता है, वही आते हैं जिनके में नमक कम है। तो नमक जिनके में कम है वो यहाँ आते हैं, बाकी तो कोई क्यों आएगा यहाँ। अब ये जो मुहावरे, ये जो बात कहे थे, वो कितना मुहावरे में थी कितना सही पता नहीं, लेकिन ये बात सही है कि वहां पे जाके, मतलब वही लोग जा पाएंगे जिनमें नमक कम है। और आपको अगर जीवन में नमक कम है तो आप जाइए वहां, वरना मतलब कोई झांकने नहीं जाता है किसी को। मतलब मुहावरे की बात कही तो आखिरी सवाल, एक मुहावरे, एक इसमें बात आई है, पट्टन सो डट्टन। तो ये धोरमनाथ का संदेश है। तो अभिषेक श्रीवास्तव का क्या संदेश है इस किताब के जरिए हमारे पाठकों? क्या संदेश दे? किताब पट्टन सो डट्टन, पट्टन सो डट्टन। हाँ, ये थोड़ा ये वही धोरमनाथ जब तपस्या कर रहे थे, तो वो तपस्या के बाद जब वो उठे और उनको जब पता चला कि उनका बेटा दर-दर भटका और उसको किसी ने भिक्षा नहीं दी, खाना नहीं दिया, एक बुढ़िया संभाले रही, तो वो नाराज हो गए और वो फिर जो है श्राप देते हैं। तो श्राप देने के उसके बाद उसी का कहानी है कि कैसे रण बन जाता है, सूख जाता है पूरा इलाका। तो उसका पट्टन सो डट्टन का वहां से लिंक है। लेकिन आपने इसमें जो दिखाया है वो सांस्कृतिक सवाल है, जो पहचान का सवाल है, जो अपने इतिहास को बचाने और उसके खत्म होते जाने का सवाल है, तो उसके संदर्भ में ये आपका पट्टन सो डट्टन क्या, संक्षेप में एकदम ये आखिरी सवाल है। अब यही है, मतलब हमको लगता है कि घूमिए और जो जिसको हम बाइनरी कहते हैं अंग्रेजी में, द्वी, उससे मुक्त होकर घूमिए और जितने रंग दिख रहे हैं सबको समेटने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उसी की जरूरत है। थैंक यू अभिषेक जी, फिर बात करेंगे।